बंगाल की राजनीति में तीसरे चरण के मतदान के साथ ही हमने अभी तक हिंसा को तो बंगाल का हिस्सा मान ही लिया है। हिंसा अगर ना हो बंगाल के चुनाव में तो ऐसा लगता है कि बंगाल का चुनाव अधूरा रह गया साहब। लेकिन बंगाल के चुनाव में लोगों को डराना, धमकाना, उन्हें घर के भीतर कैद करना, ये वामपंथ सरकार के समय बड़े पैमाने पर होता था। अब जो जानकारी निकल कर आ रही है, यही रणनीति अब तृणमूल कांग्रेस ने अपना ली है। इसका खामियाजा कितना बड़ा होगा शायद तृणमूल कांग्रेस इसका अंदाजा नहीं लगा पा रही, लेकिन इसके साथ ही लोकतंत्र का गला कैसे घोटा जा रहा है, यह बहुत बड़ी बात है। और इस पर हम सबको चर्चा करनी चाहिए और सोचना चाहिए, क्या मतदाताओं को डराया, धमकाया, प्रलोभन के साथ बंद किया जा सकता है और उनकी आवाज को दबाया जा सकता है। तीसरे चरण के मतदान में बंगाल में 4 सीटों पर मतदान होने हैं और संदेशखाली का मुद्दा काफी अहम बनता हुआ दिखाई दे रहा है इन मुद्दों पर। इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ने संदेशखाली के मुद्दे पर तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ अपना पूरा मोर्चा खोला हुआ है और भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद है कि अभी जो हाईकोर्ट से एक जजमेंट आया है जिसमें 25,000 सरकारी नौकरियों में जो गड़बड़झाला है उस पर ममता बनर्जी की सरकार पर बड़ी तीखी और तल्ख टिप्पणियां हाईकोर्ट ने की है। इन दोनों मसले पर अब तृणमूल कांग्रेस गिरती हुई दिखाई दे रही है, ऐसा भारतीय जनता पार्टी का मानना है। अब इसको काउंटर करने के लिए ममता बनर्जी ने वामपंथ दलों की स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स को अपना लिया है। एक वक्त हुआ करता था जब नंदीग्राम में ममता बनर्जी ने वामपंथ दलों के खिलाफ अभियान छेड़ा था। ममता बनर्जी को लगा कि संदेशखाली शायद अब नंदीग्राम न बन जाए, इसलिए उन्होंने वामपंथ दलों की रणनीति का इस्तेमाल अब करना शुरू किया है। संदेशखाली और उसके आसपास के तमाम इलाकों में, उन सभी इलाकों में जहां पर मुसलमानों की संख्या 40% या उससे ज्यादा है, उन सभी सीटों पर अब वोटरों को किस तरीके से डराया जा रहा है, यह अब आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं। सूत्रों के हवाले से बात निकल कर आ रही है, कई पश्चिम बंगाल के अखबारों में भी यह खबर छप रही है और स्थानीय स्तर पर यह बहुत बड़ा चर्चा का विषय है। पश्चिम बंगाल में एक स्कीम है, वेलफेयर स्कीम, लक्ष्मी योजना, धन लक्ष्मी योजना। तृणमूल कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता लोगों के पास जाते हैं, रात के अंधेरे में इस तरह की बातें होती हैं और कहा जाता है कि अगर संदेशखाली के मसले पर आपने तृणमूल कांग्रेस को वोट नहीं दिया, अगर आपने भर्ती घोटाले के नाम पर तृणमूल कांग्रेस को वोट नहीं दिया, तो लोकसभा का चुनाव खत्म होगा, उसके बाद राज्य में सरकार किसकी है? तृणमूल कांग्रेस की। और उस आधार पर लक्ष्मी योजना का फायदा जो आपको मिल रहा है वो नहीं मिलेगा। ये बातें गुपचुप हो रही हैं साहब, बड़े पैमाने पर हो रही हैं और सभी तरह से इस बारे में पुष्टि मिल चुकी है। कई अखबारों में बातें छप रही हैं। अगर आप पश्चिम बंगाल में आज यात्रा करें और वहां पर अपने लोगों से बात करें तो यह बात स्पष्ट हो जाती है। कई अखबारों से लेकर और कई संपादकों से बात करने के बाद यह खबर मिस्टर एनालाइजर में लेकर हम आपके लिए आए हैं। यानी कि एक पूरा माहौल तैयार किया जा रहा है। लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को 1,000 रुपए प्रति माह मिलता है सरकार की तरफ से भत्ता, और यह भत्ता बंद करने की बात कही जा रही है और इसको जोड़ा जा रहा है संदेशखाली से। क्योंकि संदेशखाली में क्या हुआ था, तृणमूल कांग्रेस के समर्थक और नेताओं ने लोगों की जमीनों को हड़पा था साहब, लोगों के बेनिफिट्स को हड़पा था, लोगों को वहां पर राशन नहीं मिलता था अगर उनका सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन न हो तो। इसके विरोध में महिलाओं ने खुलकर अपनी बातें सामने रखी और तब जाकर बहुत मुश्किल से हाई कोर्ट के ऑर्डर और दखल के बाद तृणमूल कांग्रेस ने वहां पर कार्रवाई की थी। तृणमूल कांग्रेस अभी भी हाई कोर्ट पहुंच चुकी है, सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है, और किसके बचाव के लिए? शाहजहां के बचाव के लिए, जो कि तृणमूल कांग्रेस का कार्यकर्ता है और संदेशखाली के पूरे मामले में अभी पुलिस की गिरफ्त में है हाई कोर्ट के कहने पर। उस व्यक्ति को बचाने के लिए तृणमूल कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और सुप्रीम कोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस के वकील से पूछा, सरकार के वकील से पूछा कि क्या अब आप लोगों को बचाने के लिए राज्य सरकार खड़ी होने लगी है? यह मसला बन गया है साहब। संदेशखाली का जो इलाका है वो बशीरहाट लोकसभा सीट में आता है। 1 जून को यहां पर मतदान होने, जो कि अंतिम चरण है। इसके आधार पर मुद्दे को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, लोगों को डराने और धमकाने की कोशिश की जा रही है। इस पूरे इलाके में अगर हम बशीरघाट की बात करें तो 2009 में टीएमसी के पास ये सीट थी,
उसके बाद 2019 में यानी कि पिछली बार टीएमसी ने यहां पर नुसरत जहां को टिकट दिया था, फिल्म एक्ट्रेस, जिन्होंने 54% वोट हासिल किया था। और अब संदेश खाली के इस पूरे मामले के सामने आने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने रेखा पात्रा को यहां पर टिकट दिया है, तो ममता बनर्जी ने उस व्यक्ति को टिकट यहां पर दिया है, नसीरुद्दीन को, जो कि 2009 में चुनाव जीत चुके थे। यानी कि एक बार फिर अल्पसंख्यक राजनीति और तुष्टिकरण की राजनीति को हवा देने की कोशिश की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी यहां पर सीएए के मुद्दे को गर्म करना चाह रही है, इस मुद्दे पर अपनी बात सामने रख रही है। बंगाल में शिक्षक भर्ती का जो घोटाला है उसके बारे में, संदेश खाली के बारे में अपनी बातें रख रही है। लेकिन तृणमूल कांग्रेस पूरे तरीके से क्या कहती है? सबसे पहले यहां दंगा होता है, और दंगा कौन कराता है? भारतीय जनता पार्टी। रोकता कौन है? तृणमूल कांग्रेस। एनआरसी हम किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे, जबकि एनआरसी की बात भारतीय जनता पार्टी ने या फिर किसी ने भी अभी की ही नहीं। एनआरसी पॉलिसी है ही नहीं। एनआरसी के मुद्दे पर बार बार बात हो रही है, और उसके बाद लोगों को डराया और धमकाया जा रहा है। तीसरे चरण के मतदान में जिन 4 सीटों पर मतदान होना है, वहां पर मुस्लिम प्रभाव कितना है, यह आप इस बात से समझ सकते हैं कि ये सभी सीटें बांग्लादेश की सीमा से सटी हुई हैं। मालदा उत्तर की सीट अभी फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के पास है। 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर इसमें जीत हासिल की थी। यहां पर 55.56% आबादी मुसलमानों की है। मालदा दक्षिण सीट आज भारतीय जनता पार्टी के पास है। 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर जीत हासिल की थी। इस सीट में भी 45% आबादी मुसलमानों की है। जंगीपुर और मुर्शिदाबाद में भारतीय जनता पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और लेफ्ट के बीच में त्रिकोणीय मुकाबला है। जंगीपुर में 63.2% मुस्लिम आबादी है। मुर्शिदाबाद में 68.5% मुस्लिम आबादी है। इन सभी सीटों पर मुस्लिम आबादी बड़े पैमाने पर है, और तृणमूल कांग्रेस यहां पर शाहजहां के नाम पर वोट मांग रही है, क्योंकि उसको बचाने की कोशिश तृणमूल कांग्रेस कर रही है, जो कि मुख्य आरोपी माना जा रहा है संदेश खाली प्रकरण का। तो आप सोचिए राजनीति किस स्तर की है। और ऐसे में कांग्रेस के बारे में क्या कहा जाए साहब? लोकसभा में कांग्रेस की तरफ से लीडर ऑफ ऑपोजिशन अधीर रंजन चौधरी अपने बड़बोलेपन और अपने बयानों के लिए तो जाने ही जाते हैं। ये भी लोग मानते हैं कि उनकी वजह से इंडिया गठबंधन नहीं बन पाया, तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस के बीच में गठबंधन नहीं हो पाया पश्चिम बंगाल में, और अंततः कांग्रेस ने वामपंथ दलों के साथ अपने गठबंधन को किया। ममता बनर्जी लगातार कहती आ रही हैं कि कांग्रेस बीजेपी की बी टीम है, और इसको हवा कौन दे रहा है साहब? अधीर रंजन चौधरी। अधीर रंजन चौधरी ने एक सभा में क्या कहा, आप जरा देख लीजिए, उसके बाद इन पर चर्चा करते हैं। তৃণমূল के ভোট দেওয়া মানে তার থেকে ভালো বিজেপি के ভোট দিয়ে দিলাম। তৃণমূল के ভোট দেওয়া মানে তার থেকে অনেক ভালো বিজেপি के ভোट দিয়ে দিলাম। बताइए, अधीर रंजन चौधरी जो कि बशीरहाट से मुर्शिदाबाद के पूरे इलाके से, उनकी सीट वहीं पर लगती है, वहीं से सांसद हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन हैं कांग्रेस के लोकसभा में, और वो कह रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस को वोट देने से बेहतर है कि आप बीजेपी को वोट दे दें। अब जरा सोचिए आप, पूरे देश भर में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे के आमने सामने हैं। दोनों के नेता एक दूसरे के बारे में तरह तरह की बातें कह रहे हैं। पूरा चुनाव कांग्रेस बनाम बीजेपी होता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये हैं कांग्रेस के लीडर ऑफ ऑपोजिशन लोकसभा, जो कि बंगाल में कहते हैं कि तृणमूल को वोट देने से बेहतर है कि आप बीजेपी को वोट दे दो। इनके जैसे लोगों की जरूरत है आज कांग्रेस को, क्योंकि जब तक ऐसे लोग रहेंगे कांग्रेस पार्टी वाकई में 52 सीट या 55 सीट से ऊपर बढ़ेगी नहीं। ये लोग किस तरीके से अपनी ही पार्टी का हाल खराब करते हैं, इसके लिए चाहे इनकी बात करें, सैम पेट्रोडा की बात करें, वो चाय वाले की बात करें, तरह तरह के सुब्रमण्यम, आप लोगों के नाम लेना शुरू कर दीजिए और ये सब कुछ अपने आप में आता हुआ दिखाई देता है। पश्चिम बंगाल में इस बार लड़ाई इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का यह मानना था कि 42 सीटों में से कम 22 सीटें भारतीय जनता पार्टी को इस बार जीतनी चाहिए। और इस विश्वास का जो बल है वो यहां से निकलता है कि 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने 18 सीटों पर जीत हासिल की थी। लेकिन अब स्थिति यह दिखाई दे रही है कि 2019 के मुकाबले 2024 में भारतीय जनता पार्टी को उत्तरी बंगाल में काफी नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है और हो सकता है कि जो 8 में से 7 सीटें
भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में उत्तर बंगाल में जीती थी, उस पर भारतीय जनता पार्टी की स्थिति उतनी मजबूत न रहे। ऐसे में जब तृणमूल कांग्रेस के तमाम लोग बाहर निकलकर लोगों को डरा धमका रहे हैं, तो आप सोचिए मतदान किस तरीके से होगा, कैसे होगा, और क्या ये वाकई में लोकतांत्रिक मतदान होगा? क्या ये डेमोक्रेसी के लिए अच्छा होगा? ये मैं आपके ऊपर सवाल छोड़ जाता हूं।